दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं कल्पना द्विवेदी सिंह जी, जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। बचपन में उनको कविताओं लेखन का शौक़ था। उसके बाद फिर एजुकेशन में उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया। कॉरपोरेट सेक्टर में लंबे समय तक जॉब किया। उसके बाद शादी हुई और शादी होने के बाद उन्होंने ब्यूटी पेजेंट जीता। साथ ही साथ वो अब कई टॉक शोज़ करती हैं दूरदर्शन पर और अलग अलग चैनलों पर भी। इसके अलावा वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो बहुत सारी खूबियों वाली आज जो कल्पना जी हैं, इनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। और आप शादी के बाद उन्होंने किस तरीके से प्रोग्रेस की, खुद की पर्सनालिटी को निखारते हुए लोगों को भी एक नई राह दिखाती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, शिक्षा, साथ ही साथ जो शादी के बाद आमतौर पे महिलाओं के सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं सामंजस्य की, तो उन्होंने किस तरीके से सामंजस्य बैठा के काम किया, ये हम आपको इस बातचीत में सुनवाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कल्पना जी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका। आपकी जो यात्रा थी लेखन की, आपने बताया कि बचपन से आपको लिखने का शौक़ था, तो कैसे शुरू हुआ, किस तरह की कविताएं लिखती थीं? शुरू में जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो हिंदी एक विषय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, तो ये जो डिफरेंट तरीके के जो इनकी शब्दकोश यूज़ करते हैं, अलग उनको बहुत समझना पड़ता है उन कविताओं में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये कैसे करते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से इंस्पायर होके, कभी छोटी थी तो बहुत ज़्यादा बच्चों को उतनी समझ होती नहीं है, तो जो दिखता था उसी हिसाब से लिखती थी। तो नेचर को देख के, और कुछ नहीं तो कोई पत्ता मैं देखती थी जैसे पेड़ से गिरा और वो सूख गया, तो मैं उसी को देख के पूरी उसकी स्टोरी, मैंने क्यों गिरा, कैसे आया, कैसे बना, तो मैं उसी पे पूरी पोएट्री लिखती थी। तो ये सब चीज़ें फिर धीरे धीरे मौसम पे लिखना शुरू किया, फिर वीर रस, ये उन्हीं लोगों से इंस्पायर होती थी। तो ज़्यादातर फिर अल्टीमेटली जैसे जैसे बड़े हुए और सब चीज़ों को समझना शुरू किया, तो फिर भावनाओं, इमोशंस पर लिखना शुरू किया, जो कि बहुत अहम हिस्सा है। अब बहुत छोटी सी उम्र से लिख रही थी? हाँ, मैं बहुत छोटे में, तब आई थिंक मैं 6th में रही होंगी। तब से लिखती हूँ। तो स्कूल में मैगजीन्स वगैरह में छपा करती थी कविताएं। टीचर्स वगैरह अप्रिशिएट करते थे, प्राइज मिलते थे, तो उससे इंस्पिरेशन बढ़ती थी, मोटिवेशन की और लिखो और लिखो। तो ये मेरा इस तरीके की जर्नी रही है लिखने में। लेकिन एक घटना घटी जिसमें आपने लेखन उसको से आपका मन उचट गया, वो क्या थी? थोड़ा सा अगर दर्शकों को बताइए तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैं लिखती थी, तो लिखने में क्या होता है ना, सिर्फ ये नहीं कि कलम पकड़ी और पन्ने पे आपने लिख दिया। बहुत सारी भावनाएं होती हैं, शब्द होता है, बहुत सारा समय होता है, उसमें इमोशंस होते हैं, किस कब परिस्थिति में लिखी आपने, वो परिस्थिति होती है। तो इतनी मेहनत से मैंने पूरा एक संग्रह किया था। इतनी मोटी मोटी मेरी डायरी थी जिसमें मैं बचपन से लिखती थी। और फिर ये भी होता है कि उस समय मेरी लेखनी क्या थी, उसकी साइकोलॉजी, छोटे पर से एक मेमोरी होती है, बड़े होने के बाद एक मैच्योरिटी आती है, उसकी साइकोलॉजी। तो पूरा एक इतना मोटा संग्रह था। तो लोग हमेशा अप्रिशिएट करते थे, अच्छा लिखा। तो कोई ऐसे ही कॉमन जानने वालों में पत्रकारिता के क्षेत्र में था, तो वो आए कि आइए आप बहुत अच्छा लिखते हैं, हम छपवा देंगे, इंस्पायर करने लगे, दीजिए लिख के। तो अब उन्होंने कहा A4 साइज में आप मुझे उतार के दीजिए। अब उसमें भी सोचिए, मुझे इतनी मोटी, इतने सालों की कविताएं, डायरी A4 साइज पे फिर मैंने लिखी, कई दिन रात लगा के मेहनत की, और बहुत खुश कि अरे मेरी कविताएं छपेंगी। मैं इंटर में थी तब। तो मैंने वो उनको दिया और पूरा बंच बना के, और वो लौटे ही नहीं। वो लौटे ही नहीं। वो कविताएं उन्होंने छपवा ली अपने नाम से, क्या कैसे, उनको मैंने इतना फॉलो अप किया। इतनी निराश हो गई मैं कि मतलब निराशा इस बात की हुई कि लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब कि आपके एक बच्चा थी मैं, तो बच्चे के इमोशंस के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये तो कला है, कला देखिए कोई नहीं छीन सकता। लेकिन मैंने गुस्से में जो मेरी डायरी थी ना, उसको जला दिया। मुझे इतना रोना आया कि वो मेरा ले गए पोएम्स। और अब अगर ये डायरी मैं अपने पास रखती भी हूँ, मान लीजिए उन्होंने कहीं छपवा दिया किसी के नाम से, तो वो उनका कॉपीराइट हो जाएगा, तो वो मैं गलत साबित हो जाऊंगी। तो अब मैं इसका क्या करूं? तो मैंने फिर उसको जला दिया। तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई
कि छोड़ो जाने दो। अब तब से कई लोगों ने बोला, बहुत मौके आए छपने छपाने वाले, बट आई हैव लॉस्ट द फेथ। तो कैसे उस निराशा से बाहर निकली, फिर आपकी एजुकेशन आगे बढ़ी? एजुकेशन तो एक जिंदगी का ज़रूरी हिस्सा है, वो तो चल ही रही थी। ये मुझे लिखने का शौक था, तो यही हुआ कि जो चीज़ आपके अंदर है, प्रतिभा आपको अच्छी लगती है, वो कभी मरती नहीं है जी। तो पहले तो मैं लिखती थी, दूसरों को पढ़ाती थी, टीचर्स को इधर उधर, तो अच्छा लगता था, वो सब छोटी थी मैगजीन में छपता था। फिर मैं अपने लिए लिखने लगी, फिर मैंने अपने लिए लिखना शुरू किया। जब मुझे अंदर से कोई फीलिंग आती थी, मुझे कोई इमोशंस पे लिखना शुरू किया, अलग अलग सब्जेक्ट पे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई खबर, जैसे मैं अक्सर अभी पिछले दिनों कोविड में ही सुनी कि फलाने ख़त्म हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो अब मैं उसके फैमिली पे क्या बीतेगी, अब वो चले गए तो वो कैसे करेंगे, तो वो पूरा एक सिनेरियो लेके उस टॉपिक पे, उसके पीछे उनके क्या इमोशंस हैं, तो उस पे फिर मैं लिखने लगी। तो उससे मैं किसी के लिए कुछ कर तो नहीं सकती हूँ, बट ये कि मुझे अपने मन में एक हल्कापन महसूस होता है कि मैं अपने भावों को, दूसरों के दर्द को, कि वो कैसा महसूस कर रहे होंगे, एम्पैथी जो है उस पन्ने पे व्यक्त कर लेती हूँ, तो मुझे एक अच्छा महसूस होता है। तो मैं अब अपने लिए लिखती हूँ, अब मैं किसी को पढ़ाने के लिए नहीं लिखती। अच्छा। मैंने छोड़ दिया तब से। तो अभी भी बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन जब मेरा दिल करता है तब मैं किसी को पढ़ाती हूँ, तब मैं किसी को सुनाती हूँ, FB पे डालती हूँ कि मैं चाहती हूँ भाई जो उस फील्ड के हैं, जिसको रुचि है वो पढ़ें, अप्रिशिएट करें। लेकिन अब मैं उस ओर नहीं देखती कि कोई आए या मेरी कविताएं छपाए और उसकी, अब ये सब चीज़ें, प्रतिभा इस छपने छपाने के प्रतिबंध नहीं है। जी जी। फिर आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया, तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा? जर्नी तो बहुत अच्छी रही है मेरी। बेसिकली मेरे डैडी मेडिकल फील्ड से हैं, जी जी, आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो डिफरेंट सिटीज़ में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। तो क्योंकि डैडी डॉक्टर आर्मी में मेडिकल लाइन में थे, तो मुझे डॉक्टर बनना था, तो पहले वो एम रखा, फिर पढ़ते पढ़ाते जब तक बड़े हुए, चीज़ें सिनेरियो चेंज होते चले गए। फिर IAS PCS कई चीज़ें हुई, उसकी भी तैयारी करी। फिर डैडी की लास्ट पोस्टिंग थी, तो एक इस माहौल में रही हूँ, एक डिसिप्लिन माहौल में। एक आर्मी वालों का एक एरिया होता है कैंट की, भाई स्कूल बस आई, लेके गई, ड्रॉप कर गई, यहाँ नहीं जाना, वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट। तो कभी बहुत ज़्यादा बाहर निकली गई नहीं। तो डैडी की लास्ट पोस्टिंग थी, तो उसके बाद जो मैंने अपना ग्रेजुएशन PG प्राइवेट ही चूज़ किया और साथ में जॉब किया, क्योंकि शुरू से ही बहुत स्वाभिमानी रही हूँ। कुछ फाइनेंशियल इशू नहीं था, बहुत अच्छे फैमिली से थे, लेकिन पेरेंट्स के मना करने के बाद भी कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो तब से पढ़ाई के साथ साथ मैंने जॉब किया। तो इसी दौरान मैंने SSB क्वालिफाई किया। अच्छा। और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, जिसमें डायरेक्टली महिलाओं की भर्ती होती है लेफ्टिनेंट से, और एयर इंडिया में मैंने क्वालिफाई किया था एयर होस्टेस के लिए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैं क्वालिफाई करके उस चीज़ को अप्रोच नहीं कर पाई, क्योंकि दैट इज़ समथिंग पर्सनल। फिर शादी हो गई, शादी भी लव मैरिज है मेरी। जैसा कि आप जानते हैं कि इतना कास्ट एंड रिलीजन का लोगों में रहता है, तो वो सब चीज़ों को भी फेस करते हुए, एक स्ट्रगल करते हुए, एक अच्छे लोगों के बीच में रही हूँ। मैं कहूँगी मैं लकी रही हूँ, किस्मत वाली, कि मेरे इन लॉज, मेरी फैमिली, सभी लोग बहुत अच्छे रहे। तो अपने जिम्मेदारी उठाते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो अपने पढ़ाई और करियर को फिर भी कोई रिग्रेट नहीं है कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। जहाँ तक जो कर पाए अपनी इच्छा से किया, और बहुत खुशी से किया। आपने एक ब्यूटी पेजेंट भी जीता, क्या था वो? ब्यूटी पेजेंट बेसिकली शैलेंद्र जी, वो मुझ में बचपन से वो इच्छा रही है। जैसे हम टीवी देखते हैं, तो मैं सुष्मिता सेन मेरी आइडल थी। अच्छा। तो उस समय भी मैं आई थिंक 16-17 साल की थी। तो सुष्मिता सेन भी मुझसे कुछ 2-4 साल बड़ी रही होंगी, तो मैं शायद 11th में थी, तो उन्होंने तब जीता था। तो उसको देख के बड़ा लगता था कि नहीं, मुझे आज भी याद है उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उनका पूरा प्रिपेयर करती थी क्वेश्चनर की, अगर मुझसे पूछा गया तो मैं भी ऐसे जवाब दूंगी। तो मैं पूरा ध्यान से देखती थी क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, स्टडी करती थी। तो उनसे पूछा गया था, मुझे आज भी याद है क्वेश्चन, इफ इग्नोरेंस इज ब्लिस देन व्हाई वी सीक आफ्टर नॉलेज। तो ये मुझे बहुत अच्छा, इसी का जवाब दे के शी वॉन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि नहीं,
इंस्पायर होती थी, बट उस ज़माने में इतना एक्सपोजर नहीं था, तो कभी सोचा नहीं कि इस तरफ कैसे बढ़ना है, क्या बढ़ना है, एक अंदर छुपा था वो कि करना है। तो शादी के बाद ऐसे ही हम लोग ड्राइव कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो एक होर्डिंग लगी हुई देखी, उसमें लिखा था मिसेस इंडिया। पहली बार मैंने देखा अच्छा मिसेस के लिए भी कुछ होता है, मुझे लगा था कि अब तो शादी हो गई, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो सहारा वालों ने ऑर्गेनाइज किया था, तो मिसेस लखनऊ के लिए था वो। 2008 की बात है, आई वाज समवेयर अराउंड 24-25 साल। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि देखिए मुझे ये करना है, तो उन्होंने बोला जाओ। उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, उन्होंने कहा जाओ। ऑडिशन था, काफ़ी लोगों का ऑडिशन था, लगभग मुझे याद आता है 2-3 हज़ार लोग तो आए होंगे। अच्छा। उसमें कुछ 10 लोग सिलेक्ट हुए थे, तो मैं सिलेक्ट हुई। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, फिर रैम्प वॉक और प्रैक्टिस और सब चीज़ें, तो वो मेरी एक एक्सपीरियंस मुझे मिला, जो चीज़ मेरे अंदर थी, तो उस तरह से फिर उसमें आगे बढ़ी। अच्छा। तो इस तरह के 1-2 पेजेंट जीते हैं बीच में। फिर अभी रिसेंटली 2019 में इंटरनेशनल लेवल का पेजेंट था, अच्छा। मिसेस इंडिया अर्थ, उसमें बेस्ट इंडियन फेस जीता। और जूम चैनल रहा है, उसमें वीडियो जॉकी का ऑडिशन दिया था। देन आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो ये सब छोटी चीजें, एक अंदर का बच्चा था जो देख के कहता था नहीं मुझे ये करना है। हाँ, मैं अपने आप को आंकना चाहती हूँ। आज तक मैंने ये जो चीजें की है सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने एज ए प्रोफेशन नहीं देखा इन चीज़ों को, क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे शौक है, प्रतिभा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आप को आंकूं कि क्या मैं किस स्तर में खड़ी होती हूँ। और भगवान की दया से हमेशा कुशल रही, आगे बढ़ती रही, और बस उसी में आई वाज सेटिस्फाइड, संतुष्ट थी मैं कि बस मैं कुशल हूँ, मैं उसके काबिल हूँ, केपेबल हूँ, बस मुझे और आगे नहीं चाहिए था। जो है जितना है आई एम हैप्पी विद दैट। तो बस उतना थोड़ा थोड़ा करके शौक पूरा करते रहे। और इसके साथ ही साथ आपने मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे तमाम टॉक शोज करती हैं। किस तरीके के विषय होते हैं और कैसे लोगों को समझाती हैं? लोगों को समझाने का तो वही एक तो करंट टॉपिक होता है जो उस विषय पे, जिस विषय पे लोग चर्चा करना चाहते हैं, और समझाने का ये रहता है कि आई एम पर्सनली वेरी प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग। मैं उन चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं बिलीव करती हूँ जो ऑलरेडी ये लिखे गए हैं, ये कहे गए हैं, लोगों ने कह दिया नहीं ऐसा है तो ऐसा है, ये लोग ऐसे होते हैं, वो लोग वैसे होते हैं। ये मैं आई एम नॉट अ फॉलोवर बेसिकली। मुझे ये लगता है कि मैं प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करती हूँ, जो मुझे लगता है कि कहने और होने में बहुत अंतर होता है। तो जो मुझे लगता है कि ये वाकई में किया जा सकता है, ये वाकई में हुआ जा सकता है, उस प्रैक्टिकल नोट पे मैं चर्चा करती हूँ। अच्छा। तो मैं उसी हिसाब से ही लोगों को मोटिवेट करती हूँ। और मेन मेरा रहता है कि आप सकारात्मक रहें, क्योंकि हम सोच से सकारात्मक रह सकते हैं। अगर हम सोच में तो हमारे कोई बंधन नहीं है, करने में पाने में बंधन हो सकता है कहीं, तो सोच जब हमारी अपनी है और स्वच्छंद है, खुले आसमान की तरह, तो हम क्यों नहीं उसको इतना पॉजिटिव जितना हम सोच सकते हैं, सपनों में ही अपने सपनों तक पहुंच जाएं, सोच में ही, तो भले हम 100% वहां नहीं पहुंचेंगे, 80-90% तो अचीव करेंगे ही। तो ये मेरी सोच रही है। तो मैं ऐसे ही लोगों को भी बोलती हूँ कि जैसा आप सोचेंगे, जैसा आपका वैसी वाइब्स आप अट्रैक्ट करेंगे और वैसा ही डिलीवर करेंगे। तो हमेशा अच्छा सोचिए, सोचने में क्या जाता है। आपने बताया था कि जैसे आपने लव मैरिज की, तो तमाम अभी भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं ऐसी शादियों में सामंजस्य बैठाने में। आपने कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया? लव मैरिज करना तो सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा समाज आज भी उतना एजुकेटेड और फ्री नहीं है। एजुकेटेड नहीं कहूँगी, क्योंकि एजुकेटेड लोग भी रूढ़िवादी सोच में बंधे हुए हैं। जबकि मेरा खुद का मानना है कि कोई रिश्ता चलाने के लिए किसी जाति पाति धर्म की जरूरत नहीं, 2 इंसानों की जरूरत होती है। 2 इंसानों में भी आपके आपसी बुद्धि और तालमेल की जरूरत होती है, कितना सामंजस्य आप बिठा पाते हैं, और उसमें भी एक दूसरे को समझने की, और कभी आप झुको कभी हम झुके, ऐसे चलता है, हमेशा मैं करके नहीं चलता है। तो यही चीज परिवार में भी होती है। देखिए, जहाँ हम पैदा होते हैं, पले बड़े, माता पिता हमें डांट देते हैं, कुछ कह देते हैं, हम उन्हें जज नहीं करते। भाई बहन के साथ लड़ाई हो जाती है, फिर हम एक हो जाते हैं, हम अपनी सोच रखते हैं, माता पिता अपनी कहते हैं। तो जब हम उस परिवार में इतने मतभेदों को लेके एकजुट होकर चल सकते हैं, तो जब हम किसी दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो हम उन मतभेदों को एक वॉल, एक दीवार क्यों बना लेते हैं, बंधन। यही वजह होती है कि रिश्तों में खटास पैदा होती है, लेकिन लोग उसको जाति पाति धर्म से जोड़ देते हैं।
हाँ, शादियाँ वहाँ भी विवादों में आती हैं जहाँ रेगुलर मैरिज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि उन चीज़ों से लोगों को उठने की ज़रूरत है ऊपर। मेरी शादी को लगभग 17-18 साल हो गए हैं और मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण। मेरे पति सिख धर्म को बिलोंग करते हैं। बिल्कुल डिफरेंट था रिलीजन, चेंज था टोटल। लकी रही हूँ, ईश्वर का शुक्रिया कि जो मेरे परिवार के लोग रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लोग मिले मुझे। कभी किसी ने मुझे रोका टोका नहीं, और कुछ तुम्हारे लिए हम करें, कुछ हमारे लिए तुम करो, ऐसे करते कराते जिंदगी निकल गई। बट मेन बात वो ही होती है शैलेंद्र जी की, चीज़ों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने अपने लिए कोई निर्णय लिया है, आपके माता पिता अगर आपको मना करते हैं तो वो अपनी जगह सही हैं, क्योंकि वो बीइंग अ पेरेंट सोचते हैं। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आप पे विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि उनको यही डर होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कल को बीइंग अ पेरेंट, ईश्वर ना करे आपको कोई दिक्कत हुई तो तकलीफ उन्हीं को ज़्यादा होगी। तो अब कविताएं कहती हैं, हम चाहते हैं कि कुछ एक आध कविता सुनाइए हमारे दर्शकों को भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली लिखी थी दशहरे में, मुझे याद तो नहीं है, क्या मैं पढ़ सकती हूँ देख के? अभी मैंने रिसेंटली दशहरे में लिखी थी, मैं वही सुनाती हूँ आपको। है राम भी तुझी में और रावण भी तुझी में है, कल कहाँ देखा किसी ने, कर्म सब अभी में है। कर उजागर राम को, रावण तेरी बदी में है। बाहर कहाँ फूके है रावण, बाहर कहाँ फूके है रावण, कर अपने भीतर श्रावण। बस थोड़ी दया थोड़ी उदारता, यही तेरे राम को उभारता। तेरा स्वार्थ तेरी घृणा, इन्हीं से तू रावण बना। तेरा स्वार्थ तेरी घृणा, इन्हीं से तू रावण बना। स्नेह बाट और करुणा रख, बस यही तो है राम का विजय रथ। हिंसा और नकारात्मक को राख कर, अपने भीतर के रावण को पहले खाक कर। अपनी बुराइयों पर नेकियों को हौसला दे, चल आज अपने राम को जगा और रावण को जला दे। वाह, बहुत धन्यवाद। एक्चुअली राम और रावण की जो है वो बात बिल्कुल आपकी सही है कि जो भाव थे एक नकारात्मकता के, वही राम और रावण को अलग करते हैं। रावण में एक नेगेटिविटी थी और राम में एक पॉजिटिव सोच थी, उनकी एक मर्यादा थी संबंधों को लेके भी, जो समाज को लेके भी, और जितने भी धर्म थे जनता के साथ भी उनका जो राजनीति का जो धर्म था, राजा का धर्म था। तो धर्म ही एक ऐसी चीज़ थी, और रामायण को कहते हैं कि रामायण वो सिखाती है कि क्या आपको करना है। हाँ, बेसिकली देखिए, रावण को लोग बुरा कहते हैं, उसमें बुराइयां थी, लेकिन रावण आपने सुना होगा कितना इंटेलिजेंट है। तो वो जो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक जो बुराई थी उसने सारी अच्छाई को खत्म कर दिया। हाँ, मतलब बुराई और अच्छाई दोनों है आप में। रावण भी है, राम भी, जैसा मैंने लिखा। तो कोई भी इंसान सिर्फ बुरा नहीं होता और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर काम करके जो है, आगे लाइए। बस तो हम ही राम है, सिर्फ रावण जलाने से नहीं होगा, सोच बदलनी होगी। और कुछ आपकी हॉबीज हो जो न बताई हो आपने? लिखना मेरा शौक है, यही सब मैं करती हूँ, प्लस थोड़ा बहुत इसी तरह से टॉक शोज वगैरह में जहाँ मुझे बोलने का मौका मिलता है वहाँ बोल लिया। बाकी मैं स्किन क्लिनिक में काम करती हूँ, डॉक्टर नीरज पांडे के साथ मैं काम करती हूँ उनके क्लिनिक में। तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि आप अपनी स्किन को कैसे अच्छा बनाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे से सीखते हैं। मेन जो मेरे अंदर जो मैं एक कहना चाहूँगी, मुझे मौका मिला है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारा जैसे जो एजुकेशन सिस्टम है दैट शुड बी इम्प्रूव्ड। आज भी लोगों में सोच है कि बीएड कर लो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मेरे खुद के पिता बोलते थे, क्योंकि शादी के बाद महिलाओं को घर गृहस्थी सब देखना है, वर्किंग वुमेन्स के लिए मुश्किल होता है। बीएड में कि एक सरकारी नौकरी, एक बंधी हुई तनख्वाह। अब क्यों बोलते थे? क्योंकि बाद में जाना कि एक लोग जाते हैं, काम करते हैं, आ जाते हैं और इट्स इजी टाइम पे। बट मोटिव क्या होना चाहिए था बीएड बन के कि आपको पढ़ाना है, समाज में क्या योगदान देना है, पढ़ाने का।
और जो वो सरकार नौकरी बन के रह गई। बस जो बच्चे पढ़ते हैं, जो सरकार के अंडर में आके पढ़ते हैं, उनको क्या शिक्षा मिल रही है? जो टीचर पढ़ाते हैं, मैंने कई बार न्यूज़ में देखा है, इधर उधर कैप्चर होते हैं, उनको खुद भी इतना नहीं आता है, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? तो शिक्षा एक सिकुड़ के रह गया है, जैसे एक सिर्फ पैसे वाले वर्गों तक सीमित है कि अगर उनके पास पैसा है तो किसी अच्छे उच्च स्तर पे अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जो लोग नॉर्मल रेगुलर लोग हैं, मान लीजिए कोई गरीब बच्चा ही है, स्ट्रीट चाइल्ड, मगर वो इंटेलिजेंट है, वो कुछ कर सकता है, हमारे देश के योगदान दे सकता है, तो वो नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल का क्वालिटी आपने देखा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पैसे उसके पास है नहीं, अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा देश भी कहीं उतना डेवलप नहीं है जितना हो सकता था। तो अगर ये शिक्षा में जैसे रिजर्वेशंस या ये नौकरी बन के नहीं रह जाते, ये टैलेंट पर बेसिस होते और समाज के बदलाव में हिस्सा हाँ, और 80% शिक्षा कम से कम 80 इजीली अप्रोचेबल होती हर किसी के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जो भी हो, ताकि जिसके अंदर पढ़ने की लगन और क्षमता है वो पढ़ के आगे बढ़ के आता और समाज को बदल सकता जी। तो ये मैं चाहती हूँ। आपने स्किन की बात की और आपकी अपनी भी स्किन बहुत खूबसूरत है। कुछ टिप्स इस खूबसूरत स्किन के लिए लोग जानना चाहेंगे। टिप्स तो ये है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप दिखेंगे, जो अंदर है वो बाहर है। कहावत है, जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। तो खाना तो बहुत नहीं खाती हूँ मैं, लेकिन जैसी हमारे भीतर हमारी काया में है कि हम अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, किसी के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, कुछ मन में कुछ चालें या किसी को कैसे नीचे गिराएं, ये सब सोच नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, तो आप अंदर से जो चमक है वो बाहर चमकती है, मेरा ये मानना है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी स्किन अच्छी है, तो मेरा तो यही राज है, क्योंकि मैं और कुछ नहीं करती हूँ अपनी स्किन में, बस मैं अपने विचार अच्छे, निर्मल, स्वच्छ रखती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ बुरा ना करूँ, जाने अनजाने भी। बाकी इंसान है, कुछ हो जाता हो तो बात अलग है। यही मेरी टिप्स है लोगों के लिए कि आप भी अच्छा सोचिए, भीतर से पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी जी। तो बहुत शुक्रिया कल्पना जी, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। कल्पना जी का जो टिप्स है वो आप फॉलो करिए कि पॉजिटिव रहिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। नकारात्मक विचार आपको भी नुकसान पहुंचाते हैं, सिर्फ समाज और दूसरे लोगों को नहीं। तो नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। आप भी कल्पना जैसे सुंदर और खूबसूरत दिखेंगे। बहुत शुक्रिया।